हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के इस नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूँ। आईयूपीएसी जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का एक नया सिस्टम बनाया है, एक नई पद्धति बनाई है। उसके थ्रू आपको कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना होता है, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। नाम दे देगा और पूछेगा इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, सॉरी यौगिक दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। वहां पे आपको लिखना होगा और बहुत आसान, बहुत ही एक मजेदार ट्रिक के थ्रू इसको हम सीखेंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, मतलब आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब बहुत ही एवरेज स्टूडेंट भी आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसानी से लिख पाएगा अगर वो इस ट्रिक को सीख जाता है, समझ जाता है। बहुत आसान है। देखिएगा, नाम लिखने के पहले एक चीज आप जान लीजिएगा कि देखिए नामकरण क्यों किया गया था। एक्चुअली कार्बनिक यौगिक इतने ज्यादा थे, हजारों लाखों की संख्या में, कि जिनको याद रख पाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए एक नोमेनक्लेचर बना दिया गया, एक नामकरण की पद्धति बना दी गई, एक रूल रेगुलेशन बना दिया गया कि भैया ये विधि है, इसी विधि से आपको नाम लिखना है। और वो नियम अगर आपको पता है तो आप किसी के भी नाम को लिख सकते हो, या फिर अगर नाम लिखा हुआ है तो वो पढ़ के उस यौगिक के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो कुछ एक बातें सबसे पहले, छोटी छोटी बातें सीखो। देखो एज अ ट्रिक पढ़ने वाले हैं, बस एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के थ्रू हम चीजों को सीखने वाले हैं, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। क्लास में रुकिएगा थोड़ी देर, 5-10 मिनट रुको। अभी देखो नाम लिखना आपको फटाफट आ जाएगा, बहुत ही मजा भी आने वाला है, बहुत आसान सी चीजें आपको लगेंगी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू करने के पहले एक चीज जान लो कि जैसे जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखा जाता है तो इसमें ज्यादातर क्या 100% इसमें कार्बनिक यौगिकों की बात होगी, यानी कि उसमें कार्बन जरूर होगा। अब कार्बन के साथ क्या क्या हो सकता है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो सकता है, कोई और क्रियात्मक समूह हो सकता है, लेकिन कार्बन का होना कंपल्सरी। लेकिन कार्बन को लिखने का तरीका, जैसे एक कार्बन यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन और होंगे अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है, देखो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये आपको पता होगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 2,4 बनता है। 2,4 अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अंतिम कक्षा में ये क्या करना चाहेगा, या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। 4 है तो जाहिर सी बात है बढ़ के यहाँ पहुंचना चाहेगा 8 पे। 4 है, 8 तक जाने के लिए कितने की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये 4 लोगों के साथ क्या करता है? दोस्ती कर लेता है, साझा कर लेता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे कि 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसको कोई देगा नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आज करना है, किसी को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हमेशा के लिए देगा नहीं। ये अपना 4 किसी और को दे दे तो इसका आखिरी कक्षा में अगर मान लो ये 4 किसी को डोनेट कर दे, हमेशा के लिए दे दे, तो इसकी अंतिम कक्षा में 2 बचेगा। लेकिन 2 अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि अगर अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। तो ये कोशिश करेगा 8 बनने की, और 8 बनने के लिए इसको करना पड़ेगा साझा। तो जहां पे भी, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4, और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने चाहिए होते हैं? 4 चाहिए होते हैं। तो एक बात आप समझ लेना कि अगर सिंगल कार्बन लिखा है तो फिर पहली बात तो संयोजकता 4 हो गई। अगर कुछ नहीं दिया है ना तो अंडरस्टूड है, अंदर से आपको मान के चलना है कि वो किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। वो किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। यानी कि इसकी संरचना तो इस तरह से हो जाएगी, और इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो इस तरह से लिख पाएंगे। और अगर सिंपल सी भी लिखा है तो आपको समझ जाना कि CH4 की बात है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अगर कहीं भी सपोज करो इस तरीके से 2 कार्बन दिखाए गए, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि एक कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। एक संयोजकता, एक साझा तो इस कार्बन से किया है, 3 बच गया, यानी कुछ नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। और इसका भी 1 से तो बंद होना है, 3 खाली है, कुछ नहीं है तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। यानी कि इसको अगर अच्छे से लिखें तो 2 कार्बन है तो C2, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो क्या लिख सकते हैं? C2H6 लिख सकते हैं इसको। यानी कि C2H6 लिखूं, या फिर ये संरचना बना दूं, या फिर सिंपली मैं C लिख दूं, ये तीनों एक ही है। अगर मैं इसको मैं C लिख दूं, या फिर इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूं, या फिर मैंने C2H6 लिख दिया, तो बात एक ही। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पे भी इस तरह की चीजें लिखी हुई होंगी तो नोमेनक्लेचर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे जैसे सपोज करिए कि अब आप कहोगे कि सर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तब क्या? अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब क्या? तो कंफ्यूज नहीं करना है। सपोज करो C डबल बॉन्ड C लिखा है तो आप समझ जाना कि एक्चुअली क्या लिखा है। ये C2 तो है, 2 कार्बन तो हो ही गया, बाकी कुछ नहीं है ना। तो इसकी संयोजकता किससे पूरी हो रही होगी? हाइड्रोजन से हो रही होगी। अगर बच्चों सपोज करो इसकी संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी हो रही है, नाइट्रोजन से पूरी हो रही है, किसी और एलिमेंट से पूरी हो रही होगी, तो वो एलिमेंट वहां पे 110% लिखा होगा।
अगर नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, आपको अपने आप से मान लेना है कि जैसे कि गणित में पढ़ते हो ना यार, गणित में क्या पढ़ते हो कि अगर दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का है, 5 के पहले कुछ नहीं है तो पक्का ये पॉजिटिव है, को किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का चिन्ह है। ये सब अंडरस्टूड चीजें मान के चलते हैं। जैसे कोई ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह मान के चलते हैं। तो ये जैसे ये चीजें यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये चीजें होती हैं, वैसे यहाँ पे मान के चल रहा है कि अगर कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन संयुक्ता 4 है, 2 तो यहाँ पूरी हो चुकी है, 2 तो इस कार्बन से पूरी हो चुकी है, 2 बची है, और इस कार्बन की भी 2 पूरी हो चुकी है, 2 बची है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो या तो मैं ये संरचना बना दूं, या तो मैं C2 और H का देखना 1 2 3 4, H कितने हैं 4 है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये लिख दूं तब भी, या फिर अगर मैं इसको सिंपली C डबल बॉन्ड C लिख दूं तब भी ये तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, इनका नोमेनक्लेचर एक जैसा होगा, तीनों एक ही है, बस लिखने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं कि C डबल बॉन्ड C के साथ अगर हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाए गए हैं, हो सकता है ना दिखाए गए, हो सकता है फॉर्मूला लिखा गया होगा। आपको अगर ऐसा लिखा है तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, अगर ऐसा लिखा है हाइड्रोजन को गायब करो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई किताबों में स्टूडेंट्स इसको ऐसा लिखा होता है, ये C है ना तो C लिखा होगा, 2 हाइड्रोजन है ना तो यहीं पे H2 लिखा होगा, फिर C है ना तो फिर से C लिखा होगा, 2 हाइड्रोजन है तो वहीं पे क्या लिखा होगा, H2 लिखा होगा। इस तरीके से लिख देंगे। तो ये वाला भी अगर लिखा है तो आपको समझ जाना है कि 2 कार्बन यहाँ से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ। जैसे सपोज करो ये सब थोड़ा और लंबा करते हैं, 3 कार्बन करते हैं, 3 कार्बन करते हैं, 3 कार्बन है तो इसके पास कुछ नहीं है तो 3 खाली हो गए, इसके पास 2 संयोजकता है तो 2 और चाहिए, इसके पास 1 भरा हुआ है तो 3 और चाहिए, कुछ नहीं है तो सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे H H H हो गया, ये H ये H ये H ये H और ये भी H हो गया। या तो इसको ऐसे लिखूं, या तो इसको प्रॉपर वे में मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ C3 1 2 3 कार्बन, और हाइड्रोजन देखो 3 2 5 3 8, तो हाइड्रोजन का मैं क्या लिख सकता हूँ, H8 लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको मैं सिंपली C बॉन्ड C लिख सकता हूँ तब भी सही है। या फिर कई किताबों में लिखा होगा, देखना ध्यान से, CH3 आई थिंक वहां दिखने होगा, यहाँ लिखता हूँ, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, C और 3 हाइड्रोजन है ना तो CH3, और बचा क्या, C 2 हाइड्रोजन है इसके पास तो CH2, फिर यहाँ पे C और कितने 1 2 3 हाइड्रोजन है तो CH3। ये सब एक ही चीजें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि कैसे भी लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, सब एक ही है। और आपको नोमेनक्लेचर लिखते टाइम में जब नाम लिखने को आएगा तो ऐसा दिया होगा तो आप ऐसे लिख देना, ऐसा दिया होगा तब भी उसको आप ऐसे लिख देना, ऐसा दिया होगा तब भी आप उसको ऐसे लिख देना, नाम लिखने में आसानी होती है। अदरवाइज यहाँ पे भी लिख सकते हो, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था, उम्मीद करता हूँ आप समझ भी पा रहे होंगे, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन मान के चलना है, और बॉन्ड का ध्यान देना है कि भैया अगर कार्बन की संयोजकता 4 है और वहां पे 4 संयोजकता है, अगर 1 भरी हुई है तो 3 खाली है, 2 भरी हुई है तो 2 खाली है, 3 भरी हुई है तो 1 खाली है। और हाँ, अगर किसी और के साथ उसका साझा होगा, किसी और के साथ उसकी दोस्ती होगी, तो वो जो दूसरा दोस्त होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है कोई और है तो वहां पे जरूर लिखा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। बाकी चलिए नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। देखिए, जिस ट्रिक से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस ट्रिक को पहले समझिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम फोड़ दोगे, मतलब बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आने वाली हैं। देखो, सबसे पहले तो कार्बन को ही समझो कि कार्बन का जो नाम है, कार्बन का जो नाम है वो कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान देना, अगर एक कार्बन है, अब चीजों को समझो ध्यान से, अगर एक कार्बन है, एक कार्बन को IUPAC ने नाम दिया मेथ। क्या नाम दिया है, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो IUPAC ने उसको नाम दिया है एथ। क्या नाम दिया है, एथ। 3 अगर कार्बन है तो IUPAC ने उसको नाम दिया है प्रॉप। 4 कार्बन अगर है तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, पेंट। अभी और भी मजा आएगा, आगे चलने तो 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। अगर 7 कार्बन है, 7 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा सेप्ट। इसको हेप्ट भी पढ़ देते हैं कई बार और सेप्ट भी पढ़ देते हैं। 8 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। 8 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा नॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन। अगर 10 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेक। अगर 10 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेक। 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन भी हो सकते हैं। कार्बन की लंबी चेन हो सकती है, बहुत बड़ा यौगिक हो सकता है। लेकिन हाई स्कूल में, एटलीस्ट हाई स्कूल की क्लास में या आमतौर पे 11वीं या 12वीं में भी इतना बड़ा कंपाउंड नहीं दिया जाएगा कि कार्बन की लंबी चेन 12 की हो गई और 15 की हो गई। मैक्सिमम 10 तक ये सफिशिएंट है, यहां तक सफिशिएंट है। तो आपको याद रखना है, 1 कार्बन का नाम क्या है, मेथ। 2 कार्बन का एथ, 3 का प्रॉप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स,
7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेक। ये नाम हो गया। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इसको METH मेथ लिख सकते हैं, इसको ETH लिख सकते हैं। ये प्रॉप है तो PROP प्रॉप लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश इसकी सेम है। वो तो मैं चूंकि आप आसानी से पढ़ और समझ पाओ इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। तो आपको उंगली पे मतलब 10 उंगलियों पे याद होना चाहिए कि मेथ, देखो जैसे मैंने याद किया, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। I repeat again, meth, eth, prop, but, pent, hex, sept, oct, non, dec। ये कार्बन के नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी देखो बच्चों सिंगल बॉन्ड अगर है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जो है इसका नाम होता है एन। इसका नाम क्या होता है? एन। अगर कहीं भी स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होता है ईन। देखना इसका नाम क्या होता है? ई, बड़ी है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम होता है आइन। इसका नाम क्या होता है? आइन। इसका नाम हो जाता है आइन। याद रखना सिंगल बॉन्ड का नाम हमेशा क्या होगा? ऑलवेज एन होगा। डबल बॉन्ड का नाम ईन होगा। ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन होगा। ठीक है। एन को इंग्लिश में ANE, ईन को ENE और आइन को YNE ऐसे लिख सकते हो आप, YNE। और यहाँ पे जो छूट रहा है अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 1 सेकंड का मौका दो और अगेन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिखो। ओके, तो मैंने इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिख दिया, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अच्छा हाँ, ध्यान देना सेप्ट लिखा था मैंने, इसको हेप्ट या सेप्ट दोनों चलता है। हेप्ट भी इसका नाम हो सकता है, सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये पेंट के बाद हेक्स आया तो हेप्ट मैंने लिख दिया। यहाँ पे ज्यादातर किताबों में हेप्ट लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने इसको सेप्ट पहले लिखा था, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसको हेप्ट कर दिया। 7 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट, HEPT, ऑक्ट और नॉन और डेक। ये याद रखना है, ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का नाम याद रखना है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से इसको लिखो, फिर आगे बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारे लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एक कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह होते हैं, हमारे लिए वो वीआईपी का काम करेंगे। जो ट्रिक की बात कर रहा हूं, जिस ट्रिक को मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक में वो किसका काम कर जाएंगे? वीआईपी का काम कर जाएंगे। वो क्या है ट्रिक अभी आगे आएगा, वीआईपी क्यों है, क्या है, कैसे है, सब समझ में आएगा। लेकिन ये समझो कि जो केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह है हमारे लिए वो क्या है? वीआईपी है। वीआईपी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी मीन्स क्या होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक चीज देखो, वीआईपी वगैरह तुलनात्मक होता है। जैसे सपोज करो, अगर एक चीज मान के चलो कि जैसे अगर कोई 2 लोग हैं, दोनों का ओहदा बड़ा है, लेकिन उसमें से कोई एक जो बहुत बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा है उस पर्टिकुलर मौके पे, तो जो ज्यादा बड़ा है उसको हम वीआईपी बोलेंगे, जो दूसरा है वो इसके कंपैरिजन में वीआईपी नहीं रहेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर मान लो कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री और हमारे देश का प्रधानमंत्री, अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब दोनों लोग एक साथ बैठे हों, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? जाहिर सी बात है, हम प्रधानमंत्री जी को प्राथमिकता देंगे। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पूरे देश के हैं, अकेले हैं, उनका पद बड़ा है, वो वीआईपी हो गए। लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब है वो वहां पे वीआईपी का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे ऊपर प्रधानमंत्री साहब वहां पे बैठे हैं। लेकिन अगर मान लो मुख्यमंत्री साहब है और उसके नीचे जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे विधायक और सांसद की तुलना में मुख्यमंत्री साहब वहां पे पर्टिकुलर उस पोजीशन पे क्या हो जाएंगे? वीआईपी हो जाएंगे। तो क्या होता है बच्चों की जैसे तुलनात्मक है, अगर 2 लोग हैं, जैसे कोई लखपति आदमी कोई करोड़पति आदमी है, तो जब करोड़पति वाला आ जाएगा तो वहां पे लखपति वाले की कोई औकात नहीं रह जाएगी। किसकी बात लोग सुनेंगे? करोड़पति वाले की सुनेंगे, ना कि लखपति वाले की। तो करोड़पति वाला उस टाइम पे वीआईपी हो जाएगा, लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा। लेकिन अगर लखपति वाला है और वहां पे जो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 1000 रुपए भी नहीं है, वहां पे सब मतलब बहुत कम पैसे वाले गरीब लोग हैं, उसमें कोई लखपति आदमी चला गया, तो सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको दोगे? लखपति वाले को दोगे। आपके लिए वही वीआईपी होगा। तो वीआईपी बदलता रहता है बच्चों, इसीलिए आपको ये पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों नाम किसी भी वीआईपी के पता होने चाहिए। पूर्व लग्न को इंग्लिश में प्रीफिक्स और अनुलग्न को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 लोग एक साथ आ गए किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो दोनों में से किसी एक को वीआईपी मानेंगे और उसकी तुलना में बाकी जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए भीड़ भाड़ की तरह हो जाएंगे, उनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये ट्रिक में भीड़ भाड़ क्या होती है वीआईपी के लिए, क्या मैं कह रहा हूं, वो आगे और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको समझा देना चाहता हूं कि जो वीआईपी लोग हैं
वीआईपी लोग हैं ये तुलनात्मक होते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास हीरो की स्प्लेंडर खड़ी हो और एक आपके पास वहां पे पल्सर खड़ी हो, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे? आप कहोगे सर पल्सर को प्राथमिकता देंगे, पल्सर हमारे लिए वीआईपी हो गई, अपाची हमारे लिए वीआईपी हो गई, स्प्लेंडर तो बेकार है। और एक स्प्लेंडर है और वहां पे कोई और गाड़ी नहीं है, वहां पे एक सपोज करो आप मोपेड खड़ी है, बिक्की जिसको कहते हैं गांव में, सस्ती वाली है, साइकिल खड़ी है, एक साइकिल है एक स्प्लेंडर है। अभी कौन वीआईपी है? स्प्लेंडर वीआईपी है, लेकिन साइकिल क्या हो जाएगा हमारे लिए? भीड़ भाड़, हमारे लिए छोटी चीज हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है, जब अभी नाम लिखेंगे ना तो हम जानेंगे कि जब वीआईपी लोग जो होते हैं उनका नाम, उनका अनुलग्न, उनका सफिक्स नाम के साथ जोड़ा जाता है, और जो भीड़ भाड़ होती है उनके वीआईपी के अलावा और जो लोग रास्ते में होते हैं उन लोगों का अनुलग्न पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। तो वो प्रीफिक्स और जो सफिक्स है वो अभी आपको आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोग आ गए तो दोनों की तुलना में जो ज्यादा ताकतवर होगा उसको हम वीआईपी मानेंगे, उसका यूज करेंगे सफिक्स, और उसके अलावा इसी में से अगर कोई और भी होगा उस ग्रुप में तो हम उसका पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स यूज करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसा सवाल बहुत कम आता है, ऐसे नाम बहुत कम आते हैं। इंटरमीडिएट में पूछ लिया जाएगा, हाई स्कूल में तो कतई नहीं पूछा जाएगा। आपके सवाल में मैक्सिमम एक वीआईपी होगा, हमेशा उसका अनुलग्न, हमेशा उसका सफिक्स ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर हाई स्कूल में है तो अनुलग्न तो पक्का रट जाइएगा, और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स भी पता होना चाहिए। तो कुछ एक क्रियात्मक समूह या फिर केमिस्ट्री के कुछ एक वीआईपी से मैं आपको मिला देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए ये, और इनका नाम कैसे लिखना है, क्या इनका महत्व है, वो आगे समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको देखिएगा, जो पहला वीआईपी, और जो वीआईपी मैं क्रम से लिख रहा हूं, मतलब जो पहले नंबर पे है ना ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो दूसरे नंबर पे है ना इससे ये वाला कमजोर है, जो तीसरे पे है ना ये इन दोनों से कमजोर है, जो चौथे पे है वो इन तीनों से कमजोर है, जो इसके नीचे आएगा वो और भी कमजोर है। मतलब सबसे ताकतवर, फिर उससे कमजोर, फिर उससे कमजोर, फिर उससे कमजोर। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट वीआईपीज है मैं आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा दे रहा हूँ। अगर आप और ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि पहली दिन है, पहला क्लास है, एज अ ट्रिक चीजों को हम सीखने जा रहे हैं। कुछ एक और भी वीआईपीज हैं जो हो सकता है इन दोनों के बीच में जगह बनाते हो सकता है इन दोनों के बीच में जगह बनाते हो, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। अगर हाँ डीप में जाना है तो उनको भी बीच में हम रख सकते हैं, लेकिन रख लेंगे कभी किसी दिन, उसको भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सीखते हुए चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो वीआईपी है, जो क्रियात्मक समूह है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको बॉन्ड COOH से दिखाते हैं, बॉन्ड COOH से दिखाते हैं। इसका पूर्व लग्न जो होता है वो कार्बोक्सी होता है, कार्बोक्सी, और जो इसका अनुलग्न है वो ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल। हिंदी में लिखा है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ओइक अम्ल। दूसरा है हमारे पास एस्टर, जिसको बॉन्ड COOR से दिखाते हैं। इसका जो पूर्व लग्न है वो एल्काइल कार्बोक्सी है, और जो सफिक्स है, जो अनुलग्न है वो OH है। इसके बाद अमाइड का नंबर आता है, इसको बॉन्ड CONH2 से दिखाते हैं। कार्बामाइल इसका पूर्व लग्न है और एमाइड इसका अनुलग्न है। एल्डिहाइड की बात करें, बॉन्ड CHO इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। इसका पूर्व लग्न फार्माइल है और इसका जो अनुलग्न है वो एल है। अनुलग्न क्या है इसका? एल है। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है? एल या अल, एल है वैसे, एल, ठीक है, एल। और ये जो यहाँ पे क्रियात्मक समूह बॉन्ड COOH दिया हुआ है, एक्चुअली ये क्या है इसको भी थोड़ा सा समझते चलिए। यहीं पे हाथ यहाँ कभी आप कंफ्यूज हो जाए, कभी आप इसको थोड़ा सा समझ ना पाए। जैसे कि बॉन्ड COOH का मतलब बच्चों है, बॉन्ड COOH का मतलब बच्चों है कि ये किसी न किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, या फिर यहाँ पे कुछ और जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब इसके पीछे कोई एक पूरी चेन है, उसमें कहीं पे भी ये बॉन्ड COOH जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसको अगर ओपन करोगे, इसकी संरचना को ठीक से देखोगे तो बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H, इस तरह की संरचना रखता है। ये क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो ये जो डबल O है इसमें से एक O के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एक O के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, अंतिम कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसको बनाने होते हैं 8, 2 से करता है साझा, तो ऑक्सीजन इससे साझा करेगा, ऑक्सीजन इससे साझा करेगा। हाइड्रोजन एक ही संयोजकता होती है, एक ही साझा करता है। ये ऑक्सीजन 2 से साझा करना चाहिए था, दोनों कार्बन से कर दिया। और ये कार्बन देखो 2, 1, 3 और ये खुला हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे कार्बन वगैरह कुछ न कुछ लगा होगा, तो ये चारों संयोजकता इसकी पूरी हो जाएगी। एक्चुअली में बॉन्ड COOH कुछ इस तरीके का है, ये क्रियात्मक समूह कुछ इस तरीके का है। अब बॉन्ड COOR की अगर बात करें, एस्टर की बात करें, एस्टर की बॉन्ड COOR की बात करें, इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इस क्रियात्मक समूह में, बस ये हाइड्रोजन हट के R आ गया। हाइड्रोजन हट के क्या आ गया है? R आ गया है। R का मतलब बच्चों यहाँ पे कार्बन होगा, एक कार्बन हो सकता है,
2 कार्बन हो सकता है, 3 कार्बन हो सकता है, 4 कार्बन हो सकता है। यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कार्बन ही नहीं, वहां पे कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एस्टर की अगर बात करें बॉन्ड COO में सेम ऐसा ही है। H की जगह पे R है, तो ये R जो है ना, ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ये जो R है ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर R ये हाइड्रोजन होगा तो फिर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बॉन्ड COOH बन जाएगा। तो R हाइड्रोजन नहीं होगा। बाकी तुम किसी को भी वहां पे रख सकते हो, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। अगर कुछ भी रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एस्टर कहलाएगा, बॉन्ड COO एस्टर कहलाएगा। इसका पूर्वलग्न एल्काइल कार्बोक्सी और इसका जो सफिक्स है वो OH हो जाएगा। तो यहाँ पे R की जगह पे कुछ हाइड्रोजन ना हो, बाकी कुछ भी हो, तो ये बॉन्ड COO एस्टर बन जाएगा। अमाइड की बात करें तो ये बॉन्ड C और O है, तो डबल बॉन्ड O, बॉन्ड नाइट्रोजन N और H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, तो 2 हाइड्रोजन के साथ पूरा करेगा, 1 कार्बन के साथ, ये कार्बन 1 संयोजकता, 2 3 संयोजकता, 1 यहाँ पे पीछे कुछ लगा होगा। बॉन्ड CONH2 यानी कि CO और उसके बाद NH2 अगर लगा हो इस तरह का, तो इसको एमाइड कहते हैं। इसका जो पूर्वलग्न है वो कार्बामाइड और इसका जो अनुलग्न है वो एमाइड है। ठीक है, एमाइड है। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो बॉन्ड CHO है, बॉन्ड CHO ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बॉन्ड CHO की बात करें तो बॉन्ड CHO, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H, हाइड्रोजन की 1 संयोजकता, कार्बन की 4, तो 2 इससे 1 यहाँ से पूरी हो जाएगी, ऑक्सीजन की 2 दोनों कार्बन से पूरी है। कुछ इस तरह का दिखता है। इसका नाम है एल्डिहाइड। इसका पूर्वलग्न फॉर्माइल है और इसका जो प्रीफिक्स है, जो सफिक्स है, जो अनुलग्न है वो क्या है, एल। तो इन चारों को पहले आप लिखिए। कुछ एक और वीआईपी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर जल्दी से अपना ट्रिक देखेंगे। भिखारी मेथड, एक जो भीख मांगने वाला व्यक्ति है ना, जो एक भिखारी है, अगर वैसी सोच वाला व्यक्ति होगा तो वो IUPAC को बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर पाएगा, वो जल्दी से नाम को लिख पाएगा। कैसे बताऊंगा, फिलहाल इसको लिखो। ओके, कुछ एक और वीआईपी को देख लीजिए। जैसे 5वें नंबर पे हमारे लिए रहेगा साइनाइड को बॉन्ड CN से दिखाते हैं। ये बॉन्ड CN मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता। बॉन्ड CN को ओपन करो तो कैसा बनेगा, बॉन्ड CN को ओपन करो तो कैसा बनेगा, बॉन्ड CN ऐसा बनेगा, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, कार्बन की 4, तो 3 इससे और पीछे से किसी से जुड़ा हुआ तो 4 पूरी हो जाएगी। पूर्वलग्न इसका साइनो और अनुलग्न इसका नाइट्राइल है। अगला जो हमारे पास वीआईपी है क्रियात्मक समूह, वो कीटोन है। बॉन्ड CO से दिखाते हैं, ऑक्सी या फिर कीटो, ऑक्सी या फिर कीटो, ये इसका पूर्वलग्न है। और अनुलग्न की बात करें तो ओन है। 7वां अल्कोहल, बॉन्ड OH, अल्कोहल बॉन्ड OH से दिखाएंगे। हाइड्रोक्सी इसका पूर्वलग्न और ऑल ये इसका अनुलग्न है। और एमीन एक वीआईपी है, क्रियात्मक समूह है। बॉन्ड NH2 से दिखाते हैं, एमीन बॉन्ड NH2, एमिनो इसका प्रीफिक्स होगा और एमीन इसका सफिक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वीआईपीज हैं और इनके नाम आपको याद रखना है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, फिर आगे चलते हैं। बहुत करीब है हम लोग नाम लिखना, अब हम लोगों को लगभग आ गया है, लगभग हम सीख गए हैं, अभी लिखना शुरू भी कर देंगे। बस आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक और क्रियात्मक समूह जिसको हैलोजन समूह या फिर हैलो समूह कहते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनो, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें कुछ एक अच्छी चीज निकल के आएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि एक और क्रियात्मक समूह, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। कौन से समूह की बात कर रहा हूं मैं, हैलोजन समूह की बात कर रहा हूं या फिर हैलो समूह भी कहा जाता है। इसको आमतौर पर एक्स से दिखाते हैं, एक्स से। और हैलोजन में हमारे पास क्या है, कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स जो है ये हैलोजन की श्रेणी में आते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, हैलोजन के बारे में बताया गया होगा। तो 4 हैलोजन हमारे पास कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसको आमतौर पे हैलोजन को एक्स से दिखा दिया जाता है। एक्स अगर लिखा है तो वहां पे केमिस्ट्री में जिसकी बात चल रही है वो हैलोजन की बात चल रही है। और हैलोजन की जगह पे क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। यहाँ पे लिख लो फ्लोरीन, F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। देखो बच्चों, ये हमारे लिए हमारे ट्रिक के हिसाब से ये क्रियात्मक समूह, वैसे तो अभी जस्ट इसके पीछे हमने पढ़ा है कि क्रियात्मक समूह हमारे लिए वीआईपीज हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्रियात्मक समूह है जिसको मैं हैलोजन समूह या फिर हैलो समूह कह रहा हूं, ये हमारे लिए वीआईपी का काम नहीं करेगा। ये हमारे लिए भीड़ भाड़ होगा, बस आपको ये याद रखना है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भीड़ भाड़ है। हमारे ट्रिक के हिसाब से ये हमारे लिए क्या है, भीड़ भाड़ है। और इसका नाम जब भी लिखना होगा, भीड़ भाड़ का नाम जब भी लिखना होगा, तो ये जो फ्लोरीन है इसका नाम आप फ्लोरो लिखोगे,
फ्लोरो। जो क्लोरीन है इसका नाम Cl, इसका नाम आप क्लोरो लिखोगे, क्या लिखोगे? क्लोरो। जो ब्रोमीन है Br, इसका नाम आप ब्रोमो लिखोगे, ब्रोमो। और जो आयोडीन है आई, इसका नाम आयोडो आप लिखोगे, आयोडो। इसका नाम क्या लिखोगे आप? आयोडो, आयोडो लिखोगे। ठीक है, पहली बात तो मैं कह रहा हूं क्रियात्मक समूह हैलोजन समूह X से दिखाते हैं कौन कौन एलिमेंट आ गया। 4 आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ये हमारे लिए ये क्रियात्मक समूह जरूर है, लेकिन हमारे लिए वीआईपी नहीं है, हमारे लिए भीड़भाड़ है। और भीड़भाड़ का नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे जब भी भीड़भाड़ के रूप में हमको दिखाई देगा? फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, आयोडो लिखेंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये लिखेंगे हम। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये लिखेंगे। ठीक है, ये 4 चीजें आप, ये आपको नाम याद रखना है, बस इतना याद रखना। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर आगे चले जाए। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। और फटाफट से अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नाम कैसे लिखना है। नाम कैसे लिखना है, देखो मजा बहुत आने वाला है। नाम वो बच्चा बड़ा जल्दी से लिख पाएगा, वो स्टूडेंट बड़े अच्छे सावधानी से लिख पाएगा, बढ़िया से लिख पाएगा, जो अच्छा भिखारी होगा। एक भिखारी की सोच के हिसाब से जो चलेगा ना, इसलिए मैंने थंबनेल में भिखारी मेथड डाला था। जो मतलब एक भिखारियों के तरीके से चलेगा, भिखारियों के तरीके से सोचेगा ना, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा, चीजों को लिख पाएगा, नाम को लिख पाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नाम लिखते टाइम में सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या करना है पहले वो देखो। अगर मान लो तुम एक भिखारी, ठीक है, भिखारी समझते हो, भिखारी बिल्कुल समझते हो। कटोरा ले लिया तुमने, अब तुम्हें मांगनी भीख, तुम पहुंच गए मंदिर पे। सबसे पहले अगर तुम होशियारी से काम करोगे, देखो इसमें 4 तरह के अपवाद लेके मत आना, ज्यादा फालतू कमेंट्स मत करना, उल्टी सीधी कहानी मत बताना। जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इससे IUPAC बड़ा आसानी से बन जाता है। मैंने कहा अगर आप मंदिर के सामने कटोरा लेके मैंने भेज दिया, मैंने कहा जाओ भाई आज आपको जो है मांग के ले आना है। तो मंदिर के सामने अगर मान लो लाइन लगी है, 10 लाइन है, अगर 10 लाइन है और आपको चूज करना हो उसमें से, 10 लाइन है, आपको चूज करना उसमें से कोई एक लाइन आपको बोला जाए कि बेटा एक काम करो कटोरा ले लो, कोई एक लाइन पकड़ लो, उसी में तुम्हें भीख मांगना है, कहीं और नहीं मांगना है। तो तुम 10 लाइनों में से जो होशियार भिखारी होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा सबसे लंबी लाइन जो होगी, सबसे लंबी लाइन जो होगी उसी लाइन को मैं पकड़ूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी होगी तो पैसे ज्यादा आएंगे। तो सबसे पहले आपको जब IUPAC नाम लिखना है, तो जैसे एक भिखारी लंबी लाइन चुनता है, वैसे ही आपको IUPAC में कार्बन की लंबी चेन होगी। क्या ढूंढना है बेटा? कार्बन की लंबी चेन, सबसे पहला काम। चेन मतलब कि समझ लो ना, एक के बाद एक ढेर सारे कार्बन होते हैं ना, तो एक लंबी चेन होती है। जैसे एक भिखारी क्या करेगा, एक लंबी लाइन देख के भीख मांगेगा कि इसमें पैसे ज्यादा आएंगे। IUPAC में आपको सबसे पहला काम, सर्वप्रथम आपका कुछ नहीं काम है, सबसे पहला काम कार्बन की लंबी चेन। सबसे पहला काम क्या करो बेटा? कार्बन की लंबी चेन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको अगर जैसे सपोज करो एक लाइन आपने चुन ली, अब उस लाइन में भीख आप आगे से मांगोगे कि पीछे से मांगोगे? क्योंकि लाइन में आप आगे से भी शुरू कर सकते हो और आप शुरू कर सकते हो पीछे से भी। तो जो चालाक भिखारी होगा वो कहेगा भीड़ भाड़ जहां जल्दी जल्दी पड़ेगी, भीड़ भाड़ जहां जल्दी जल्दी पड़ेगी, जिस लाइन के अगल बगल ज्यादा लोग खड़े रहेंगे, मतलब मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं, क्योंकि ज्यादा खड़े होंगे तो पैसा कटोरे में ज्यादा आएगा। अगर उस लाइन में आपको पैसा मांगना है तो आप क्या सोचोगे कि भैया सबसे पहले मैं वहां से पैसा मांगना शुरू करूं जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। आगे अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो आगे से मांगूंगा, पीछे अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से मांगूंगा। तो दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए भीड़ भाड़। दूसरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए? भीड़ भाड़। अभी सब समझ में आएगा, ट्रिक पहले देख लो। दूसरा क्या होना चाहिए आपको? भीड़ भाड़। जहां पे पहले तो हम कार्बन की लंबी चेन ढूंढेंगे, सबसे लंबी लाइन भिखारी ने खोजी, उसके बाद क्या किया उसने, देखा आगे से मांगू या पीछे से। उसने सोचा भीड़ भाड़ जहां ज्यादा है वहां जल्दी टपको, वहां जल्दी पैसे गिरेंगे, तो उसके बाद वो टारगेट करेगा भीड़ भाड़ को। तो यानी कि कार्बन की लंबी चेन। दूसरा आपको याद रखना है भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी, जहां से भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी मिलेगी वहीं से आपको पैसा मांगना शुरू करना है। और तीसरे नंबर पे अब आप टारगेट करोगे वीआईपी को। अगर आपको संजोग से पता चला बच्चों, संजोग से पता चला कि इस लाइन में कोई वीआईपी खड़ा है,
कोई सीएम, पीएम, कोई नेता, कलेक्टर, डीएम, कोई ज्यादा मोटा पैसे वाला लखपति, करोड़पति, बिजनेसमैन, कोई एक लाइन में कोई एक वीआईपी आ गया, तो भिखारी की प्राथमिकता पूरी लाइन में किसी और की नहीं होगी, उस वीआईपी की होगी, क्योंकि वीआईपी के पास जब जाएगा तो उसको मोटे पैसे मिलेंगे। अगर वो वीआईपी के पास चला गया तो उसको पैसे क्या मिलेंगे? मोटे मिलेंगे। उसको जहां 1 रुपए, भाई पूरी लाइन में 20 लोगों से मांगेगा, 1-1 रुपया गरीब आदमी देगा, 20 रुपया होगा। अमीर आदमी के पास जाएगा, एक ही बार निकालेगा, 50 की नोट दे देगा, तब भी 30 रुपए का प्रॉफिट है। तो वो भीख मंगा क्या सोचेगा कि मुझे सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देखनी है, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी देखना है, और अगर सूचना मिल गई कि भैया इस लाइन में तो वीआईपी है, तो ना तो उसको भीड़ भाड़ देखनी है, क्योंकि भीड़ भाड़ में 15-20 गरीब खड़े होंगे, वहां जाओगे पैसा मांगने, पता लगा उसमें से 15-20 में से 2-4-6 ने पैसा दिया, 2-4-6 ने नहीं भी दिया, डांट के भगा दिया। भीड़ भाड़ को जरूर नहीं कि भीड़ भाड़ पैसा देगी आपको, और लंबी देख के तुम, भीड़ भाड़ देख के तुम सोचोगे कि चलो मैं भीड़ भाड़ को टारगेट करता हूँ, लंबी लाइन है इसको टारगेट करता हूँ, तो तुमको लंबी लाइन और भीड़ भाड़ ये सब भूल जाना है अगर तुम्हारे पास कौन है? वीआईपी है। तीसरा आपको क्या करना है कि वीआईपी अगर है उस लाइन में, आपको सूचना मिल गई, तो सबको छोड़ के किसको पकड़ना है? वीआईपी को पकड़ना है, क्योंकि वीआईपी को अगर तुमने पकड़ लिया तो हो सकता है कि पूरी लाइन मिला के जितना पैसा देगी उतना वो वीआईपी अकेले देगा, क्योंकि मोटे पैसे वाला है। संभावनाओं के हिसाब से चल रहा है, अपने दिमाग के होने को कुछ भी हो सकता है, उसका वीआईपी 1 रुपया ना दे, लेकिन अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर एक अच्छा भिखारी होगा, अच्छा दिमाग वाला भिखारी होगा, तो वो वीआईपी को टारगेट करेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? तीसरे नंबर पे क्या करना पड़ेगा? वीआईपी को प्राथमिकता देनी है। वीआईपी को क्या करना है? प्राथमिकता। वीआईपी को प्राथमिकता, वीआईपी तीसरे में पता चला कि वीआईपी है, तो वीआईपी को प्राथमिकता देनी है। वीआईपी को क्या करना है? प्राथमिकता देनी है, मतलब वीआईपी को पहले टारगेट करना है, वीआईपी को प्राथमिकता देनी है। और यदि वीआईपी के पास कार्बन हो, सी फॉर कार्बन, वीआईपी के पास कार्बन हो, तो वीआईपी के पास कार्बन हो तो उसको नंबर 1 देना है। बस इतना याद रखना है भाई, अगर वीआईपी है तो वीआईपी को प्राथमिकता देनी है, और यदि वीआईपी के पास कार्बन हो तो उसको नंबर 1 देना है। नंबर 1 देने का मतलब कि गिनती वहीं से शुरू करनी है। अभी गिनती कैसे गिनती करनी है, क्या शुरू करना है, सब आपको समझ में आएगा। पहले मेरी बात सुनो, गिनती वहीं से शुरू करनी है और उसको नंबर कितना दे देना है? नंबर 1 दे देना है। और याद रखना, वीआईपी को नंबर 1 दोगे मतलब कि पैसा तुम मांगना कहां से शुरू करोगे? वीआईपी के पास जाके मांगना शुरू करोगे, चाहे वो कहीं भी हो। सबसे पहले तुम किससे मांगना शुरू करोगे? वीआईपी से। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि उसके पास कार्बन है, मतलब अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ये डोनेट करता है, ये ऐसा आदमी है जो पैसा उड़ाता है, जब भी आता है मंदिर में ये दे के जाता है लोगों को हजार रुपए, अगर ऐसी कुछ सूचना है, सबसे पहले उसको पकड़ो, क्योंकि पूरी भीड़ जितना नहीं दे पाएगी, अकेले वो उतना दे देगा। तो ये नंबर 1 देने का मतलब कि सबसे पहले उसके पास जाना है, और कार्बन उसके पास होने का मतलब कि ये पता चलना कि वो देता है, डोनेट करता है। अगर कार्बन है, नंबर 1 देना है। नंबर 1 देने का मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गिनती वहीं से शुरू करनी है, क्योंकि 1 नंबर दोगे तो गिनती वहीं से शुरू करोगे, वीआईपी के पास से गिनती शुरू करनी है। ये आपको एज अ ट्रिक, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। सबसे पहला काम कार्बन की लंबी चेन, दूसरा भीड़ भाड़ जल्दी। अगर वीआईपी है, यदि लगा रहा हूं, यदि वीआईपी है तो वीआईपी को प्राथमिकता देनी है, और यदि वीआईपी पास सी हो तो उसको नंबर 1 देना है, उसको नंबर 1 देना है। अगर ये याद रखना कि वीआईपी है तो गिनती वहीं से शुरू करनी है। वीआईपी को अपनी कार्बन की चेन में जरूर लेना है, मतलब आपको वही लाइन, अगर मान लो बेटा 2 लाइन है, एक लाइन बहुत लंबी है, एक लाइन छोटी है, लेकिन एक में सब नाकारे लोग खड़े हैं और एक में वीआईपी खड़ा है, तो आपको कौन सी लाइन चुननी होगी? आपको वो लाइन नहीं चुननी होगी जिसमें 500 गरीब खड़े हैं, आपको वो लाइन चुननी होगी जिसमें केवल 50 अमीर खड़े हैं। अगर वीआईपीज हैं हमारे रास्ते में, हमारी कार्बन चेन में, हमारे लाइन में अगर वीआईपीज हैं, तो सबसे पहले किसको पकड़ोगे? वीआईपी को पकड़ोगे। चाहे तुम्हारी लाइन छोटी क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हारी लाइन, चाहे तुम्हें 50 ही लोगों से, 500 लोगों से नहीं मांगना, चाहे 50 लोगों से मांगना है, लेकिन वीआईपी को अपने लाइन में जरूर लेना है। यानी जब कार्बन की लंबी चेन ढूंढेंगे, अगर हमारी लंबी चेन ढूंढते टाइम में अगर हमें कहीं वीआईपी दिख गया, तो उस वीआईपी को उस चेन में जरूर इंक्लूड करना है। उस वीआईपी को उस चेन में जरूर इंक्लूड करना है, चाहे तुम्हारी चेन छोटी क्यों ना हो जाए।
चाहे तुम्हारी चेन छोटी क्यों ना हो जाए। याद रखना, यहाँ पे चाहो तो तुम एक और पॉइंट बना के लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं कि अगर वीआईपी है तो वीआईपी को या लिख देता हूं कि वीआईपी को लंबी चेन में जरूर लेना है। मतलब कि वीआईपी को लंबी चेन की बजाय कार्बन चेन लिखो, वीआईपी को सी चेन यानी कि कार्बन, ऐसा करो पूरा लिख दो, वीआईपी को कार्बन चेन में जरूर लेना है, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। अगर कार्बन की चेन छोटी भी, देखो इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कि वीआईपी को कार्बन चेन में जरूर लेना है, वीआईपी को कार्बन चेन में जरूर लेना है, उसको मस्त है कि उसको इंक्लूड करोगे, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। अगर वो लंबी लाइन ना मिलके छोटी लाइन मिलती है, लेकिन छोटी लाइन में अगर वीआईपी है तो वीआईपी को जरूर पकड़ना है। अगर 2-3 वीआईपी है तो कोशिश करो दोनों तीनों को पकड़ो, ठीक है। तो ये बात तो आगे की है, यहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो यहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी, हाई स्कूल के हैं तो बस इन्हीं 3 से आपका काम चल जाना है, इन्हीं 3 से बेटा आपका काम चल जाना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो और फटाफट से आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट से, कोई बिना विलंब किए हुए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ इतना आपने लिख लिया होगा। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम लिखने की टेक्निक देख लो, और नाम ऐसे हवा में उड़ेगा, कैसे उड़ेगा जरा देखना। उसके पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो नाम लिखने का भी एक पैटर्न होता है। जैसे मेरा नाम है बालेंदु प्रताप सिंह। अब ये बालेंदु प्रताप सिंह जो नाम है, इसमें जैसे एक रूल आ गया ना कि पहले बालेंदु लिखूंगा अपना नाम, फिर प्रताप कुमार या ऐसा कुछ अगर मेरे नाम में है तो वो बीच में लिखूंगा, और सबसे आखिरी में सिंह लिखूंगा, जो कि मेरे एक कम्युनिटी को, मेरी जाति को दिखाता है सिंह। जैसे कुछ लोग यादव लिखते हैं, कुछ लोग शर्मा लिखते हैं, कुछ लोग वर्मा लिखते हैं। तो ये चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, ये बाद में लिखेंगे भाई। हम इस नाम को सिंह बालेंदु प्रताप तो नहीं लिखेंगे ना, सिंह बालेंदु प्रताप ऐसा लिखेंगे, गलत हो जाएगा। प्रताप बालेंदु सिंह लिखेंगे, गलत हो जाएगा। प्रताप बालेंदु सिंह लिखेंगे, गलत। बालेंदु सिंह प्रताप लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिंह हमेशा आखिरी में होगा, प्रताप हमेशा बीच में होगा, और बालेंदु हमेशा पहले होगा। ये जैसे कि एक रूल बना दिया है, कोई भी लिखता है, जैसे कि सुमित कुमार सिंह, जैसे कि जैसे कुछ भी हमने कह दिया, जैसे हमने ब्रिजेश शर्मा कह दिया, जैसे हमने कोई भी नाम लिखा तो शर्मा हमने बाद में लिखा, यादव तुम लोग अपना नाम लिखते होगे, तो उसमें एक जैसे पूरा जो एक पूरा बड़ा वाला ग्रुप का नाम आ रहा है, पूरे एक बड़े ग्रुप का नाम आ रहा है, वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। ऐसे ही IUPAC नाम भी जब लिखते हैं हम लोग, तो इसमें जो पूरे ग्रुप का नाम होता है, जो क्रियात्मक समूह का नाम होता है, जो VIP पर्सन का नाम होता है, वो बिल्कुल आखिरी में होता है। एक्चुअली देखो, मुझे जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं सिंह साहब, मुझे कुछ लोग कहते हैं सिंह साहब, वो सिंह साहब से क्योंकि एक सिंह कम्युनिटी को वो डिनोट कर रहे हैं, एक सिंह जैसे यादव जी, पूरे यादव कम्युनिटी को। तो एक क्रियात्मक समूह से क्या होता है कि लोगों की पहचान होती है। अच्छा, नाम किसका चलता है, सिक्का किसका चलता है, जिसकी ताकत ज्यादा होती है। भाई एक बात बताओ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, सपोज करो मैंने कोई बिजनेस किया, ठीक है। उस बिजनेस में सपोज करो मैंने कोई, मान के चलो 1 करोड़ का बिजनेस किया, उसमें से 60 लाख रुपया मेरा है, 10 लाख किसी और का है, 10 लाख किसी और का है, 20 लाख किसी और का है, 10 लाख किसी और का है, 10, 20, 40, 50, चलो 20 लाख यही हो जाओ, 20, 30, 40 और 60, 40 हो। 1 करोड़ का बिजनेस किया मैंने, 60 लाख मेरा, 10 किसी और का, 10 किसी और का, 20 किसी और का। बिजनेस में जो डिसीजन होंगे, अगर मेरा 60 लाख है तो मेरा सिक्का चलेगा, ज्यादातर मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। और दूसरी बात, बिजनेस में नाम किसका चलेगा, नाम भी मेरा ही चलेगा, क्योंकि 60 लाख रुपया लगाया मैंने, जो बिजनेस होगा वो किसके नाम पे होगा, मेरे नाम पे होगा। तो इसीलिए IUPAC नाम भी VIP लोगों के नाम पे चलता है, हमेशा VIP लोगों का नाम आखिरी में आता है। जैसे कि मेरा सिंह से, या किसी का यादव से, किसी का शर्मा से, जो टाइटल से जो एक पूरे ग्रुप का पहचान मिल रहा है, ऐसे ही VIP क्रियात्मक समूह होते हैं, उससे पूरे ग्रुप की पहचान मिलती है, और उनका नाम हमेशा आखिरी में आता है। तो जो IUPAC नाम लिखने का तरीका है, मेरे कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ नाम लिखने का, IUPAC का भी एक पैटर्न है, मैं सिखा देता हूँ क्या पैटर्न है, वो आप देख लो एक बार। और वैसे जब जैसे अंबानी साहब है, अब आपको क्या लगता है सारा अंबानी साहब की कंपनी में सारा पैसा उन्हीं का अकेले का है? नहीं, पैसा बहुत लोगों का लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अंबानी साहब का इसलिए नाम जो है वो अंबानी साहब के हिसाब से चल रहा है।
ठीक है, अंबानी साहब के नाम पे रिलायंस फैक्ट कोई भी चीज फ्रेंचाइजी कुछ भी खुलती है, भाई किसी ने शेयर लगाया अपना, दुकान कोई और चला रहा है लेकिन नाम रिलायंस का चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसके शेयर ज्यादा है, उसका क्योंकि पावर ज्यादा है तो नाम उसी का चलेगा। ठीक है, दबंग लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। तो देखो IUPAC नाम लिखते टाइम कैसे नाम लिखेंगे याद रखो। सबसे पहले बच्चों भीड़ भाड़ का नाम लिखना होता है, देख लेना ध्यान से। सबसे पहले भीड़ भाड़ का नाम प्लस, उसके बाद कार्बन चेन का नाम, ध्यान से देखो, कार्बन चेन का नाम प्लस। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? भीड़ भाड़, उसके बाद प्लस कार्बन चेन का नाम प्लस बंध का नाम लिखना है। बंध, बंध यानी कि इंग्लिश में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बंध का नाम लिखना है। क्या क्या हुआ? भीड़ भाड़, फिर कार्बन चेन का नाम, फिर बंध का नाम और आखिरी में प्लस VIP। आखिरी में किसका नाम लिखना है? VIP का। बंध का नाम प्लस VIP का नाम। बंध का नाम यहां देख सकते हो, बंध का नाम प्लस उसके बाद क्या करना है? VIP का नाम। बंध का नाम, उसके बाद क्या करना है? VIP का नाम। याद रखना आपको IUPAC नाम लिखते टाइम में IUPAC नाम जो मेरा ट्रिक के हिसाब से बन के आएगा, मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले भीड़ भाड़ का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं कार्बन की चेन का नाम लिखूंगा, फिर मैं बंध का नाम लिखूंगा, फिर मैं VIP का नाम लिखूंगा। और याद रखना सिक्का किसका चलता है? जो मजबूत होता है। सिक्का किसका चलता है? जो मजबूत होता है। अगर 4 लोग हैं, एक लोग उसमें से ज्यादा पावरफुल है, तो जो एक लोग ज्यादा पावरफुल है जो भी होगा उस पूरे ग्रुप में उसी के हिसाब से होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब पावरफुल माना जाएगा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड पावरफुल माना जाएगा सिंगल बॉन्ड से। सबसे कमजोर कौन है? सिंगल बॉन्ड। तो अगर किसी भी कार्बन की लंबी चेन में तुमको ट्रिपल बॉन्ड मिला, चूंकि ये मजबूत है किससे? डबल बॉन्ड से, और ये मजबूत है किससे? सिंगल बॉन्ड से। तो अगर मान लो किसी भी कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड मिला और सिंगल बॉन्ड मिला, तीनों मिल गए और बंध का नाम लिखना हुआ, तो तुम कहोगे सर बंध का नाम आपने कहा था लिखने को, यहाँ तो सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो क्या तीनों का नाम लिख दूं? नहीं, तीनों का नहीं। कौन किसका सिक्का चलेगा? जो पावरफुल होगा। और पावरफुल कौन है? मैंने बता दिया ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जब बंध का नाम लिखना होगा तो केवल क्या लिखोगे? आइन लिखोगे। बंध का नाम, इसका नाम नहीं चलेगा, इसका नाम नहीं चलेगा, इन दोनों का सिक्का नहीं चलेगा, क्योंकि इनका बाप वहां पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, उसका सिक्का चलेगा। VIP जो थोड़ा सा पावरफुल है उसका सिक्का चलेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है डबल से, और डबल पावरफुल है। अगर तीनों है तो इनका, अगर ये दोनों है तो इसका नाम लिखोगे, अगर ये दोनों है तो इसका नाम लिखोगे, तीनों है तो इसका नाम लिखोगे, अकेला है तो इसका नाम लिखोगे, अकेला है तो इसका नाम लिखोगे, अकेला है तो इसका नाम। अगर अकेला सिंगल है, अकेला डबल है, अकेला ट्रिपल है, तो अकेला 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 इनका नाम लिखोगे। अगर सिंगल और डबल है तो डबल चूंकि ज्यादा है मजबूत है तो इसका नाम लिखोगे, इसका नहीं लिखोगे। अगर सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों एक ही जगह मौजूद है तो ट्रिपल बॉन्ड का लिखोगे, सिंगल बॉन्ड का नहीं लिखोगे। ये आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं आप ये वाला भी ट्रिक समझ पा रहे होंगे। देखो ये प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस ये भिखारी मेथड को थोड़ा सीखो, अभी आगे तक ले जाओ भिखारी मेथड को, और आई थिंक ये समझ में आ भी रहा होगा। बड़ा मजेदार मेथड है यार, इससे तो समझ लो ऐसा IUPAC नाम अभी लिखोगे ना एकदम हवा में उड़ा दोगे तीर मार के। अभी देखना 25-50 नाम लिखेंगे और कितना मजेदार मैंने बताया। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड याद रखना। और एक चीज याद रखना, ये याद रख लिया, बस एक चीज छोटी सी चीज याद रखो कि भीड़ भाड़ का नाम जब भी लिखोगे ना, भीड़ भाड़ का नाम जब भी लिखोगे ना बच्चों, भीड़ भाड़, तो भीड़ भाड़ के नाम में हमेशा इल जुड़ा जाता है। भीड़ भाड़ के नाम में हमेशा क्या जोड़ा जाता है? इल जुड़ा जाता है। इल, भीड़ भाड़ के नाम में हमेशा YL इल जोड़ा जाता है। भीड़ भाड़ के नाम में याद रखना, सबसे पहले IUPAC में किसका नाम? भीड़ भाड़ का नाम, फिर चेन का नाम, फिर बंध का नाम, फिर VIP का नाम। और बंध अगर तीनों है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है, डबल से डबल पावरफुल है, सिंगल से या तो ट्रिपल का लिखोगे या तो डबल का है। सिंगल का जो ज्यादा वहां पे जितने लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो होगा उसका लिख दोगे। ट्रिपल बॉन्ड का नाम मैं पहले लिखवा चुका हूं, डबल का भी लिखवा चुका हूं, सिंगल का भी लिखवा चुका हूं। और मैंने क्या कहा, भीड़ भाड़ का नाम जब भी लिखोगे तो उसमें क्या जोड़ोगे? इल जोड़ोगे। भीड़ भाड़ के नाम में क्या जोड़ोगे? इल जोड़ोगे। याद रखना भीड़ भाड़ के नाम में आपको क्या जोड़ना है? इल जोड़ना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि भीड़ भाड़ का नाम जब भी लिखेंगे अगर इंग्लिश में जोड़ रहे हो तो YL, जैसे मेथ है METH, YL जोड़ देना, या हिंदी में जोड़ रहे हो तो इल। मैं हिंदी ज्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, आसानी से आप नाम लिख पाओ। चूंकि हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाना शुरू किया था मैंने, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता था इसको, लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम वाले ज्यादा प्रीफर करते हैं हिंदी में ही लिखना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बस जो चीज मैंने हिंदी में लिखा वही चीज आपको इंग्लिश में लिखना है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्प कर दिया आपको, YL जोड़ना है या फिर इल जोड़ना है। भीड़ भाड़ में क्या जोड़ देना है? इल जोड़ देना है। तो ये यहाँ तक की बात खत्म हो गई, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपने कर लिया होगा। अब जो है आराम से
चलिए आगे चलते हैं फटाफट से बिना टाइम खराब किए हुए। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं, नाम लिखना शुरू करते हैं। देखना ध्यान से, नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कार्बन का नाम अगर लिखना हो, एक कार्बन का, चलो कंफ्यूज करो, इसका नाम लिखते हैं, C बॉन्ड C का, इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, जो मैंने ट्रिक लिखा है कॉपी में लिखा होगा, वहां पहुंचो, उसको देखो और मेरी बातों को सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की लंबी चेन देखनी है। इसमें बच्चों कार्बन की एक ही चेन है, देख लो कार्बन की एक ही चेन है, कार्बन की एक ही चेन है। देखो दो कार्बन की एक ही चेन है, ये हमको एक चेन दिख रही है, इसके अलावा तो और कोई चेन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो कार्बन की एक ही चेन है यहाँ पे। सबसे पहले कार्बन की हमें लंबी चेन ढूंढनी थी, उसके बाद हमें भीड़ भाड़ देखना था। इस चेन के ऊपर या नीचे कोई लोग हैं क्या, कोई लोग जुड़े हैं क्या, कोई लोग जुड़े नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, इसमें कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, बस कार्बन की लंबी चेन है, इसमें कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें वीआईपी देखना था। अगर वीआईपी है उसको नंबर 1 दे देना है, अगर वीआईपी है उसको अपने कार्बन की जो लंबी चेन हमने ली है, जो हम लाइन चुनेंगे, चाहे लाइन हमारी छोटी हो जाए, लेकिन हम जैसे जैसे घूम के जाएंगे ताकि वो वीआईपी हमारे रास्ते में जरूर पड़े, और अगर उसके पास कार्बन है तो हम कोशिश करेंगे उस वीआईपी के पास तुरंत पहुंच जाए, नंबर 1 उसी को दे दे, सबसे पहले उसी के पास जाए। लेकिन यहाँ पे कोई वीआईपी वगैरह भी अभी फिलहाल नहीं है। तो नंबरिंग करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, नंबरिंग करते हैं। कार्बन की हमारे पास एक ही चेन है, कार्बन की एक ही चेन है। अब देखो इसका नाम फट से लिख देते हैं, C बॉन्ड C, कार्बन की एक ही चेन है, भीड़ भाड़ नहीं है, वीआईपी नहीं है। नंबरिंग कर दो, 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, या फिर इधर से अगर नंबरिंग कर दो भाई, या तो यहाँ से तुम भीख मांगना शुरू करोगे, यहाँ से गिनती शुरू करोगे, या फिर यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, तो 1 और 2 ऐसे दोगे। चूंकि इधर से जाओगे तब भी सेम है, कार्बन के बाद कार्बन, इधर से भी आओगे तब भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। 2 कार्बन की लंबी चेन मिल गई है। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले भीड़ भाड़ का नाम, भीड़ भाड़ है नहीं इसमें, था ही नहीं, भीड़ भाड़ का नाम। फिर किसका नाम, कार्बन का नाम। कितने कार्बन है टोटल, 2। कितने कार्बन है, याद करो, 2 कार्बन। नोट्स को खोल के बैठो, कितने कार्बन है, 2। देख लो 1 2, मैक्सिमम कितने कार्बन मिले, 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, लिखवाया मैंने, एथ आता है। तो 2 कार्बन के लिए मैंने नाम लिख दिया एथ। इसके बाद बंध का नाम, प्लस बंध का नाम, एक ही बंध है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को किससे दिखाते हैं, ए से। डबल होता तो इन, ट्रिपल होता तो आइन। सिंगल बॉन्ड का नाम हमने लिख दिया, एक ही बंध था, सिंगल था, एन हमने लिख दिया, प्लस वीआईपी का नाम और तमाम लोगों का नाम इसमें है ही नहीं, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि एथ प्लस एन, एथ थॉ, और इसमें एक ही मात्रा जोड़ दो, और यहाँ पे 9, एथ था ना, और प्लस एन, ए 9 जोड़ दिया हमने, तो ये क्या हो गया, एथेन। ये क्या हो गया, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एथेन हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलो एक सवाल और करो, C बॉन्ड C, इसका नाम लिखना हो। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन, एक ही चेन है, भीड़ भाड़ है ही नहीं, वीआईपी है ही नहीं। गिनती शुरू करो, 1 2 3, गिनती शुरू करो, 1 2 3। इधर से जाएं तब भी, इधर से जाएं तब भी, सिमेट्रिकल है, एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है, कोई भीड़ भाड़ जल्दी या कोई वीआईपी वगैरह कुछ है ही नहीं, एक ही जैसा है। इसका नाम लिखेंगे पहले, भीड़ भाड़ का नाम भीड़ भाड़ नहीं है। कार्बन चेन का नाम मैक्सिमम 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, प्लस बंध का नाम, सभी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बंध का नाम लिख दो। तो क्या लिखोगे, एन, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और एन को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहाँ पे जोड़ोगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा नाम लिखते हैं। सपोज करिए इसका नाम लिखना हो, सपोज करिए आपको इसका नाम लिखना हो, बॉन्ड C, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, मान लीजिए इसका नाम लिखना, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका नाम लिखना, ठीक है, सपोज करिए इसका नाम लिखना। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी है। सबसे पहले लंबी चेन हमने ढूंढ ली, हमको तो यही चेन दिख रही है, एक ही चेन है। भीड़ भाड़ का मतलब कि इस चेन के ऊपर या नीचे कुछ लोग जुड़े होते तो वो भीड़ भाड़ में होते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं। वीआईपी मैंने 8 वीआईपी आपको लिखवाए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, और बहुत सारे मैंने लिखवाए हैं। तो उसमें से कोई भी वीआईपी इसमें नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो नजर नहीं आ रहा तो यानी कि वीआईपी भी नहीं है, यानी कि हमें बस अब क्या करना है, कार्बन की लंबी चेन देख लिया हमने, भीड़ भाड़ जल्दी भीड़ भाड़ है ही। वीआईपी अगर होता उसको नंबर 1 देते, कार्बन चेन में जरूर इंक्लूड करते, चाहे जैसे भी, है ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। अब हमें क्या करना है, अब हमें गिनती शुरू करनी है, अब हमें भीख मांगना शुरू करना है। आगे से करें कि पीछे से करें, गिनती शुरू करनी है। देखिएगा ध्यान से, गिनती अगर यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3
4 गिनती ये बनेगी। अगर इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे गिनती बनेगी। इसमें और तो कुछ नहीं, लेकिन बॉन्ड 2 हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, सिंगल बॉन्ड भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल और डबल। अब आपको पता है डबल बॉन्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है किससे? सिंगल बॉन्ड से। मैंने लिखवाया जस्ट थोड़ी देर पहले कि डबल बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन सिंगल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंगल बॉन्ड हमारे ट्रिक के हिसाब से। तो डबल बॉन्ड को हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि जब 2 ही लोग हैं, अच्छा 2 ये गरीब हैं, एक मिला के पास 10 रुपया, एक मिला के पास 100 रुपया है, तो जो एक जन जिनके पास 100 रुपया हो तो प्राथमिकता उसको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सिंगल भी है डबल भी है, दोनों ऐसे ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डबल है। प्राथमिकता किसको देनी है? डबल को। मैंने लिखवाया भी है पीछे कि डबल बॉन्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इधर से अगर जो गिनती करेंगे तो ध्यान देना 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिला। जब मैं गिनती इधर से करता हूं तो मैं तीसरे नंबर पे मुझे कौन मिला? डबल बॉन्ड मिला। और जब मैं गिनती उधर से करता हूं, तो 1 2 3 4 मुझे 1 नंबर पे कौन मिल गया? डबल बॉन्ड मिल गया। एक बात सोचो, ये थोड़ा सा वीआईपी है, तनिक भर इसके पास पैसा ज्यादा है। अब लेट पहुंचोगे, पता लगा कम देगा, क्या पता तब तक भाग जाए, ना मिले, तो तुम सोचोगे सबसे पहले उसी के पास जाएं, या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके पास जाएं। तो यानी कि इधर से जाने में जो नीचे से गए हो ये गलत गए हो, जो ऊपर से आए हो वो गिनती सही है। यानी कि नाम किसके हिसाब से लिखोगे? ऊपर वाले के हिसाब से, ना कि नीचे वाले के। इसलिए मैं कह रहा था भिखारी के दिमाग को समझो, उसके ट्रिक को समझो। भिखारी क्या करेगा? जो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी, मैंने क्या कहा, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी, या फिर जो इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी पकड़ेगा ना भिखारी। डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ तीसरे नंबर पे मिलेगा, लॉस हो जाएगा, पहले नंबर पे मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला सही है। यानी हम इधर से मांगना शुरू करेंगे, इधर से नहीं। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले भीड़ भाड़ का नाम नहीं है, उसके बाद कार्बन चेन का नाम। कितनी कार्बन चेन, कितने कार्बन है? 4 है। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, मैंने लिख दिया ब्यूट। अब बंध का नाम लिखना है। 2 बंध है, कुछ सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड का नाम लिखो। डबल बॉन्ड का नाम मैंने लिखवाया आपको ई। डबल बॉन्ड का नाम मैंने क्या लिखवाया है? ई लिखवाया है। कॉपी में खोल के देखो, कॉपी खोल के बैठ गया था, यहाँ पे ई। और इसके बाद किसका नाम लिखना होता है? वीआईपी का नाम लिखना होता है। वीआईपी है ही नहीं, तो इसके आगे कुछ हमें लिखना ही नहीं, बात खत्म। सबका नाम हमने लिख दिया। भीड़ भाड़ है ही नहीं, कार्बन चेन का नाम, उसके बाद बंध का नाम प्लस वीआईपी है ही नहीं, हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, वो भी इन कितने नंबर पे मिला है? पहले नंबर पे मिला है ना, तो हमने ब्यूट प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 1 पे इन मिला है, तो हमको ऐसे लिखना चाहिए था ब्यूट, और 1 पे क्या मिला है? इन मिला है। तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम नहीं लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? ब्यूट प्लस हम क्या लिख सकते हैं? इन। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट, और ई बड़ी ई है ना, तो बड़ी की मात्रा लगा दो और 9 लिख दो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये फटाफट से लिखो ये सवाल, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं। 3 सवाल हमने कर लिए ना। चौथा सवाल, सपोज करो ऐसा होता, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, इसका नाम लिखना होता। फिर क्या करते? इसका नाम लिखना होता सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन। हमें तो एक ही चेन दिख रही है, भीड़ भाड़ है ही नहीं, उसके बाद वीआईपी इसमें है ही नहीं, बस हमें लंबी चेन। और हमें काउंटिंग करनी है। इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, इधर से जाते हैं तो देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाता है, इधर से आते हैं तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाता है। यानी कि चाहे हम इधर से जाएं चाहे हम इधर से आए, डबल बॉन्ड दोनों तरफ सेम टाइम पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे दूसरे। भाई हम आगे से जा रहे हैं, अगर मांग रहे हैं तब भी बेचारा दूसरे नंबर पे खड़ा है वो, अगर पीछे से मांगना शुरू करें तब भी दूसरे नंबर पे खड़ा है। दोनों हमारे सिमेट्रिकल है, तो हम आगे से भी मांग सकते हैं, पीछे से भी। यानी कि हमारे लिए ये काउंटिंग भी सही है, ये काउंटिंग भी सही है। किसी के भी हिसाब से नाम लिख दो। भीड़ भाड़ का नाम है ही नहीं, कार्बन चेन का नाम 4 है, तो ब्यूट। कार्बन चेन का नाम देखना ध्यान से, ब्यूट। और उसके बाद बंध का नाम, तो बंध यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नाम किसका लिखना पड़ेगा? डबल बॉन्ड का। लेकिन नंबर भी लिखना होता है कि किस नंबर पे वो डबल बॉन्ड मिला है। यानी कि 2 नंबर पे, देखो ना ध्यान से, 1 2 पे डबल बॉन्ड, या इधर से गए तब भी 1 2 पे डबल बॉन्ड। तो 2 नंबर पे हमें क्या मिल गया है? 3 मिल गया है। तुम चाहो बच्चों तो ये नंबर बाहर निकाल सकते हो, 2 लिख सकते हो। और ब्यूट है, ये 2 को तुमने क्या किया? बाहर निकाल दिया, तो ब्यूट टॉ में बड़ी जोड़ दो तो ये 3 हो जाएगा, तो 2 ब्यूटीन। इसका नाम ऐसे लिख सकते हो 2 ब्यूटीन।
अगर सपोज करो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, एक ऐसा होता, अगर ऐसा होता फिर क्या करते, फिर यहाँ पे भी जब काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 5 कर सकते थे, या 1 2 3 4 5 कर सकते थे। ये एग्जाम में काउंटिंग करना है, ऐसे ही करके नाम लिखना होता है, आपको काउंटिंग करनी ही करनी है। देखो इधर से अगर जा रहे हैं तो 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ऊपर से लेट में मिल रहा है तो ऊपर वाली गिनती गलत हो जाएगी, नीचे से जल्दी मिल रहा है तो नीचे वाली गिनती सही हो जाएगी। नीचे से जल्दी मिल गया तो नीचे वाली गिनती सही है, ऊपर से बहुत लेट में मिला तो ऊपर वाली जो गिनती है वो गलत हो जाएगी। हमें तो जल्दी जल्दी चाहिए ना, हमें तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जल्दी जल्दी मिलने चाहिए, तो नीचे वाली गिनती सही होगी। इसका नाम लिख दोगे। 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए क्या आता है, मेथ 5 लोगों के लिए पेंट आता है। 5 कार्बन का नाम पेंट, और प्लस बंध का नाम बंध। तो डबल बॉन्ड जब है तो सिंगल बॉन्ड की औकात ही क्या, डबल बॉन्ड का नाम लिखना पड़ेगा। वो भी कितने नंबर पे मिला है, 2 नंबर पे, क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब से नहीं लिखेंगे, गलत है, नीचे वाले के हिसाब से लिखेंगे। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आप मन में ये काम करोगे, और जो गिनती सही होगी उधर से ही आप केवल नंबरिंग करोगे, आपको गलत वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेंट, और 2 नंबर पे क्या मिला, प्लस 2 पे क्या मिल गया, इन मिल गया, 2 पे इन मिल गया। 2 को चाहो तो बाहर निकाल दो और पेंट में इन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2 पेंटिंग इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। एक नाम और लिखते हैं, चलिए फटाफट से। सपोज करिए इसका नाम लिखना है बेटा, इसका नाम लिखना है, चलिए इसका नाम लिखना है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसका नाम लिखना है। अच्छा ये जितना मैं बना रहा हूं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वाला जो है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 है ना। एक का एक बंद है, 3 बाकी है तो 3 हाइड्रोजन, एक बंद है, 3 बाकी है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बंद है, एक संयुक्त खाली है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3। अंडरस्टूड संरचना ये है, मैंने हाइड्रोजन वहां पे दिखाए हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं आप घबराएंगे नहीं, आप नाम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम अगर लिखना हो, इसका नाम अगर लिखना हो जो मैंने बोर्ड पे वहां पे लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या करें, इसका नाम लिखने के लिए बच्चों ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले कॉपी में देखो, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी चेन, उसके बाद दूसरा टारगेट भीड़ भाड़, तीसरा टारगेट वीआईपी। अगर वीआईपी के पास कार्बन है उसको नंबर 1 दे दो, अगर वीआईपी है तो उसको कार्बन चेन में जैसे भी हो इंक्लूड करो। नंबर 1 ना मिल पाए, अगर उसके पास कार्बन नहीं है, नंबर 1 ना मिल पाए तो जितनी जल्दी मिल जाए ज्यादा बेटर है, उसको जरूर लेना है चेन में। तो यहाँ पे तो बच्चों अभी वीआईपी कोई दिखा नहीं, वीआईपी मैंने लिखवाया, क्रियात्मक समूह को वीआईपी, 8 वीआईपी मैंने लिखवाए हैं, उनमें से तो कोई यहाँ है नहीं, वीआईपी है नहीं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन, पहला टारगेट कार्बन की लंबी चेन। देखो बच्चों अगर तुम इसको पकड़ते हो तो ये कितनी कार्बन की चेन मिलेगी, 1 2 3 4 कार्बन की चेन मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचेंगे, क्योंकि यही संरचना अगर है तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कहेंगे सर ऐसी चेन ले लें, तो देखो एक चेन ये भी मिल रही है, कहेंगे 1 2 3 4, मैक्सिमम कितने कार्बन की मिली, 4 कार्बन। ध्यान से, हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन चाहिए। अगर हम सीधी वाली चेन लेते हैं तो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन की। अगर हम यहां से आके घूम जाते हैं, देखो चेन मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको हम ले लेते हैं तो 1 2 3 4, तब भी मैक्सिमम मुझे कितना मिला, 4 ही कार्बन का मिला। तो मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन मिली, 4 कार्बन की। तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे यहां भी 4 मिल रहा है, मुझे यहां भी 4 मिल रहा है, क्योंकि ये सीधा मिल रहा है तो मैं ऊपर वाला ही ले लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो 4 कार्बन की लंबी चेन मिल रही है, उससे लंबी चेन इसमें नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम क्या था, कार्बन की लंबी चेन। दूसरा काम क्या, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी। दूसरा काम क्या था, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी। तीसरा था वीआईपी। तो भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी कैसे मिलेगा, ये चेन हो गई, इसकी गिनती ऐसे कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, या फिर इधर से 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारी कार्बन की लंबी चेन मिल गई, एक कार्बन यहां लटक रहा है। अब ये जो लटक रहा है ये क्या है, ये भीड़ भाड़ है। ये जो लटक रहा है यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए भीड़ भाड़ है। ये जो लटक रहा है यही हमारे लिए क्या है, भीड़ भाड़ है, यही हमारे लिए भीड़ भाड़ है। तो बच्चों अगर ये भीड़ भाड़ है, अगर ये भीड़ भाड़ है तो इसको भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी वाली जो कहानी थी उसको देखते हुए हमने कहा भी तो ऐसे मांगने की कोशिश करो कि भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी मिले, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पैसा ज्यादा मिलेगा, तो जल्दी जल्दी भीड़ भाड़। अब भीड़ भाड़ अब आपको समझ में आ रही है कि सर ने क्या ट्रिक में बोला था, बार बार भीड़ भाड़ भीड़ भाड़ भीड़ भाड़। ये है भीड़ भाड़। इस चेन के जो नीचे लटक रहा है ये क्या है, ऊपर भी लटक सकता है, कहीं भी हो सकता है। चेन के अलावा जितने भी लोग उस यौगिक में जुड़े हुए होंगे सब भीड़ भाड़ है हमारे लिए, ट्रिक के हिसाब से तो ये भीड़ भाड़ है। अब हमें जल्दी जल्दी भीड़ भाड़ देखनी है, ध्यान से देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये कार्बन मिला, और अगर इधर से जाते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे ये कार्बन मिल गया।
इधर से जाते हैं तो एक दो तीसरे नंबर पे, इधर से जाते हैं तो दूसरे नंबर पे। भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी को देखते हुए क्योंकि 2 नंबर पे जल्दी मिला तो ये काउंटिंग सही मानी जाएगी, नीचे वाली काउंटिंग क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। एक बार हमने चेन बना ली, एक बार हमने नंबरिंग कर ली, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है, उसके बाद तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। उसके बाद हमने जो आपको ट्रिक बताया कि सबसे पहले भीड़ भाड़ का नाम, सबसे पहले किसका नाम, भीड़ भाड़ का नाम। तो भीड़ भाड़ में यहाँ पे कौन है बताओ, भीड़ भाड़ में यहाँ पे एक कार्बन लटक रहा है, एक कार्बन लटक रहा है। कितने नंबर पे लटक रहा है, 2 नंबर पे, 1 2, तो 2 नंबर पे एक कार्बन लटक रहा है। एक कार्बन का नाम बता चुका हूं मैं, क्या होता है, मेथ होता है। एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ होता है। और गौर करोगे थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि भीड़ भाड़ के नाम के साथ हमेशा इल जोड़ते हैं। गौर करो, कॉपी में देखो फटाफट, अभी मैंने कहा था कॉपी लेके बैठना, कॉपी में लिखना, वहां उठा के देखो भीड़ भाड़ के नाम के आगे मैंने इल जुड़वाया है। मैंने लिखा स्टार लगा के भीड़ भाड़ प्लस इल, यानी जब भी भीड़ भाड़ का नाम लिखोगे उसमें तुमको क्या जोड़ना है, इल जोड़ना है। तो यहाँ पे एक भीड़ भाड़ है, एक कार्बन की भीड़ भाड़ है, एक कार्बन की भीड़ भाड़ है, तो एक कार्बन की भीड़ भाड़ को मेथ, एक कार्बन का नाम मेथ। और चूंकि ये भीड़ भाड़ है, कैसे पहचाना जाएगा, इसमें इल जोड़ोगे, छोटी ई है तो ये इल जोड़ दिया, तो थौ में इल जोड़ दिया तो मेथिल हो गया, 2 मेथिल, भीड़ भाड़ का नाम लिख दिया। उसके बाद कार्बन चेन का नाम, 4 कार्बन की चेन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन के तो ब्यूट। और क्या करेंगे भाई, बंध का नाम, सभी चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ए, तो यहीं पे डायरेक्ट मैं जोड़ देता हूं ए। या चलो अभी तुम शुरुआत नहीं कर रहे हो, चूंकि पहली क्लास है, सब कुछ इसी में करवा रहा हूं तो आसानी से कर लेते हैं। एक तो 2 नंबर पे क्या मिला, एक कार्बन है तो मेथ, और भीड़ भाड़ में क्या जोड़ते हैं, इल, तो 2 पे क्या मिला, मेथिल। फिर कार्बन चेन का नाम तुम लिखोगे तो ब्यूट, और फिर बंध का नाम लिखोगे तो सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। इसके बाद वीआईपी का नाम, वीआईपी है ही नहीं तो नाम लिख चुके हैं हम लोग, इसको अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं 2 मेथिल। देखो नंबर लिखना बहुत जरूरी है, 2 मेथिल और ब्यूट, एन जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका सही शुद्ध नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। बात समझ में आ गई, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और नाम लिखते हैं, एक और नाम लिख लेते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और चीजें समझ में आएंगी, प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो और चीजें समझ में आने लगेंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर लिखना पाए हो तो स्क्रीनशॉट से यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, 7-8 सवाल पहले करा चुका हूँ, 3-4 तो ये आ रहे हैं अभी, और बहुत सारे करने हैं, अगली क्लास में करेंगे। खैर आज बस इतना ही करेंगे, इतना सफिशिएंट है। और अगर इंटरेस्ट आएगा, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, थोड़ा लोग जुड़ेंगे तो फिर मैं आगे करवा दूंगा, अदरवाइज तो कोई नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक काम जरूर कर सकते हो कि थोड़ा सा कमेंट करो, ताबड़तोड़ कमेंट करोगे ना, बताओगे कि हाँ समझ में आया कि नहीं, हमने पढ़ाई की कि नहीं, हम नाम लिख पा रहे हैं कि नहीं, ट्रिक अच्छा है कि नहीं, तो फिर आगे मजा आएगा ना। जब तक बातचीत नहीं होगी मजा नहीं आएगा। चलिए इनके भी नाम लिखते हैं, इनको भी निपटाते हैं। जैसे इसका नाम लिखना, देखना दिमाग रखना है, इसका नाम लिखना। सबसे पहले तुम्हारा टारगेट क्या होता था, कार्बन की लंबी चेन, कार्बन की लंबी चेन। सबसे पहले चेन ढूंढो। देखो अगर ऐसे चलते हो तो 1 2 3 4 की लंबी चेन मिलेगी, ऐसे सीधे चलते हो। और अगर घूम जाते हो 1 2 3 4 5, तो लंबी चेन कितने की मिल जाती है, 5 की। अगर ऐसे चलते हो तो 4 की चेन मिलती है, अगर यहां से घूम जाते हो तो 5 की। और टारगेट क्या है, कार्बन की लंबी चेन। तो सबसे पहले तुम्हें तो चुनाव इस चेन का करना पड़ेगा। जिन भी बच्चों ने इस चेन का चुनाव किया था उनका गलत हो गया। तो ये वाला हमने चेन, लंबी चेन हमने चुन ली। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 है कार्बन की लंबी चेन। इसके बाद भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी। और अगर वीआईपी है तो वीआईपी को प्राथमिकता देनी है। भैया वीआईपी इसमें कोई दिख नहीं रहा है, जब वीआईपी दिख नहीं रहा है तो वो नियम तो वहीं खत्म ही हो गया, वहां हमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही। अब हमें एक ही दिमाग लगाना है, भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी। तो 2 तरीके से गिनती हो सकती है। एक तो यहां से कि 1 2 3 4 5, और एक इधर से गिनने की भैया 1 2 3 4 5। अब भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी, तो ध्यान से अगर इधर से आ रहे थे तो 1 2 3 नंबर पे एक भीड़ भाड़ मिल रही थी। ये कार्बन चेन के बाद में जो भी चीजें छूट रही है क्या है, ये भीड़ भाड़ है। तो 3 नंबर पे एक भीड़ भाड़ मिल रही थी। अगर नीचे से जाता हूं तो 1 2 3 नंबर पे एक भीड़ भाड़ मिल रही थी। यानी कि मैं ऊपर से आऊं या नीचे से आऊं, काउंटिंग हमारी ये भी सही है और काउंटिंग हमारी
ये भी सही है क्योंकि सिमेट्रिकल है, चाहे मैं नीचे से आऊं चाहे मैं ऊपर से आऊं, भीड़ भाड़ मुझे उसी टाइम पे मिल रही है। तो इसका नाम हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका नाम बच्चों? भीड़ भाड़ का नाम। और भीड़ भाड़ में कितने कार्बन है बताओ? यहाँ पे एक कार्बन है ना, यहाँ पे भीड़ भाड़ में कितना कार्बन है? एक। और कितने नंबर पे है? भीड़ भाड़ हमेशा नंबर के साथ लिखी जाती है, तो 3 नंबर पे एक भीड़ भाड़ है। सबसे पहले किसका नाम लिखते थे? भीड़ भाड़ का। तो ऐसे लिखेंगे 3 पे एक कार्बन की भीड़ भाड़ है तो मेथ लिखेंगे। और भीड़ भाड़ के नाम में इल जोड़ना बहुत जरूरी है, तो हमने इल जोड़ दिया तो 3 मेथिल हो गया। इसके बाद कार्बन चेन का नाम मैक्सिमम 5 है तो पेंट लिखेंगे। 5 के लिए आएगा पेंट। चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, तो इसी में मैं क्या करूंगा? इसी में मैं एन जोड़ दूंगा, तो मैं लिखूंगा पेंटेन। वीआईपी है ही नहीं, आगे वीआईपी का नाम आता अगर होता है ही नहीं, बात खत्म। इसका नाम पूरा हो गया 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया? 3 मेथिल पेंटेन। 3 मेथिल पेंटेन, यही इसका नाम। कितना आसान था, कितना मजेदार था। 3 मेथिल पेंटेन। अब आप देख लो, बहुत ही इजी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है। अब इसका नाम अगर लिखना हो बच्चों, इसका नाम ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है? कार्बन की लंबी चेन। अगर ये चेन कोई बच्चा चुनता है तो कितना कार्बन मिलेगा? 1 2 3 4 5। अगर कोई बच्चा यहाँ से टर्न करके ये वाली चेन चुनता है तो 1 2 3 4 5, दोनों सूरत में मैक्सिमम 5 कार्बन की लंबी चेन मिल रही है। तो क्यों ना मैं ये वाली ही चुन लूं, क्योंकि ये थोड़ी सी सीधी है, नाम लिखने में मजा आएगा। अब भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी का टारगेट करना है, क्योंकि वीआईपी तो इसमें भी कोई नहीं है। जब वीआईपी नहीं है तो वीआईपी को प्राथमिकता दे कहां से? वो वाली बात ही खत्म हो गई। आएगा धीरे धीरे, जब मोटा मोटा सवाल आएगा ना, कठिन कठिन सब आएगा। फिलहाल अभी इसको देखो, तो यहां से काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 तक पहुंचे। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 तक पहुंचोगे। बच्चों एक चीज का ख्याल करना, ये कार्बन की चेन हो गई, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है? ये भीड़ भाड़ है, ये भीड़ भाड़। और भीड़ भाड़ जल्दी जल्दी गिनती वो सही होगी जहां से ये जल्दी जल्दी मिलेंगे। इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ये भीड़ भाड़ मिल गई। इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे फिर से वो भीड़ भाड़ मिल गई। यानी कि दोनों सिमेट्रिकल है, चाहे मैं इधर से गिनती करूं चाहे मैं इधर से करूं, मुझे भीड़ भाड़ 3 नंबर पे मिल रही है। तो दोनों सही है, किधर से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है, किसी एक के हिसाब से नाम लिख लेते हैं। चलो नीचे वाले के हिसाब से लिखता हूं। तो 3 नंबर पे भीड़ भाड़ है। सबसे पहले भीड़ भाड़ का नाम लिखना होता है, तो पहले तो 3 पे जो भीड़ भाड़ है उसका नाम लिखूंगा। और भीड़ भाड़ देखो कैसी है, ये पूरी भीड़ भाड़ है। और ये भीड़ भाड़ में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन का नाम होता है एथ। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ। मैं लिखवा चुका हूं। और भीड़ भाड़ का नाम जब भी लिखते हैं, मैंने कहा उसमें क्या जोड़ते हैं? इल जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना, पिता के नाम के आगे श्री लगाओ। क्यों लगाओ भाई? बताया लोगों ने, लगाओ सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। मैं कह रहा हूं भीड़ भाड़ के नाम के साथ इल लगाओ। तो भीड़ भाड़ का नाम तुमने लिखा एथ, क्योंकि 2 कार्बन थी, यही भीड़ भाड़ है, क्योंकि ये अपनी चेन से बाहर है। तो एथ और इसमें एक इल जोड़ोगे तो एथिल। इसके बाद कार्बन की, ये भीड़ भाड़ का नाम हो गया, कहानी खत्म। अब किसका नाम लिखना होता है? कार्बन चेन का। 5 कार्बन थे तो तुम लिखोगे पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। और उसके बाद बंद का नाम, सभी सिंगल है तो इसमें क्या जोड़ोगे? एन। तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इसका अच्छा पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 एथिल पेंटेन। 3 एथिल पेंटेन। भाई वीआईपी है ही नहीं तो कहां से लिखे? बात खत्म। 3 एथिल पेंटेन इसका नाम हो गया स्टूडेंट्स, 3 एथिल पेंटेन। कितना मजा आ गया। आगे इसका नाम चलो लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम। इसके नाम में भी देखो कार्बन की लंबी चेन, तो देखो 1 2 3 4। और अगर 1 2 3 4 अगर ऐसे घूमते हैं तब भी 4 की, और सीधे रहते हैं तब भी 4 की। तो हम सीधे ही रह लेते हैं क्योंकि सीधा वाला हमारे लिए आसान है। अब काउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है, देखना 1 2 3 और 4 की। और इधर से भी हो सकती है 1 2 3 और 4 की। अब तुम कहोगे सर कौन सा सही होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और एक भीड़ भाड़ भी है। एक डबल बॉन्ड भी है, एक भीड़ भाड़ भी है। तुम कहोगे सर कौन सा सही होगा? तो ध्यान से देखो, नीचे वाले में 1 नंबर पे तुमको मिल गया डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, और 2 और 3 नंबर पे मिल गया भीड़ भाड़। और अगर तुम इधर से जाते हो तो 1 2 नंबर पे तो एक भीड़ भाड़ मिल गई, और 3 नंबर पे प्लस 3 नंबर पे एक तुम्हें क्या मिल गया? डबल बॉन्ड मिल गया। इस अगर इधर से जा रहे थे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 पे भीड़ भाड़, इधर से जा रहे थे 2 पे भीड़ भाड़ और 3 पे डबल बॉन्ड। अगर इधर से आ रहे हो तो 3 एक गिनती आती है 4 की,
इधर से जा रहे हो तो गिनती आती है 3 2 5 की, 4 कम है तो सही है, कम है तो जल्दी जल्दी है, जोड़ने पे ज्यादा आया तो भीड़ भाड़ यानी कि दूर दूर खड़ी है, हमें तो जल्दी जल्दी चाहिए, तो ये सही है, ये गलत है, तो ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरीके से भी आप जज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और कठिन सवाल माना जाएगा आपके लेवल पे पहली क्लास के लिए, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपको हलवा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये 1 2 3 4 नीचे वाला सही है, और डबल बॉन्ड को वरीयता भी देनी थी, तो इसलिए डबल बॉन्ड 1 नंबर पे मिल रहा था, तो इसको हमने गिनती भी कम आ रही थी, भीड़भाड़ यहाँ पे जल्दी जल्दी मिल रहा था, तो हमने इसको वरीयता दी। अब इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले भीड़भाड़ का नाम, सबसे पहले भीड़भाड़ का नाम, अगर हमारी ये चेन थी तो ये कार्बन भीड़भाड़ के तौर पे है, तो 3 पे, चूंकि नीचे वाली गिनती सही है, ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली के हिसाब से नाम लिखना है, तो 3 पे क्या मिला, एक कार्बन मिला, तो मेथ और इसमें इल जोड़ना बहुत जरूरी है, 3 मेथिल, और कितने की कार्बन चेन है, 4 की, तो हमने लिखा ब्यूट, और चूंकि एक डबल बॉन्ड है तो अब सिंगल बॉन्ड की कोई औकात नहीं रही, और वो भी 1 नंबर पर है, तो नंबर 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अगर तुमने कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब वो क्रियात्मक समूह या वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो कितने नंबर पे है, वो 1 नंबर पे है, तो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्यूट चाहो तो 1 नंबर पे, जब बंद का नाम लिखने की बारी आई, भाई सबसे पहले भीड़भाड़ का नाम, फिर कार्बन चेन का नाम, अब बंद का नाम लिख रहा हूं, तो 1 नंबर पे सिंगल बॉन्ड की औकात खत्म, केवल डबल बॉन्ड का नाम लिखना है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ई में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इन होता है, तो डबल बॉन्ड का नाम हमने ई में लिख दिया। अब अगर चाहो तो इसको और अच्छे से लिख दो, तो 3 डैश मेथिल ये रह जाएगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं है, हटा दिया मैंने, तो ब्यूट था ही, और इसमें ई यानी बड़ी ई जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया, 3 मेथिल ब्यूटीन हो गया, 3 मेथिल ब्यूटीन हो गया। इसका नाम आपको समझ में आया होगा, ये 3 मेथिल ब्यूटीन। वीआईपी वगैरह है नहीं, तो हम नाम कहाँ से लिखें। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर 2 डबल बॉन्ड हो, बताऊंगा उसका अलग कॉन्सेप्ट, सब धीरे धीरे बहुत कुछ आएगा। पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं, डिपेंड करता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर दबा के शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा दोगे, तो आगे और भी चीजें लेके आ जाऊंगा, अगर नहीं तो फिर देखता हूँ। बाकी है कि कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो कमेंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो फिर आगे लेके चलेंगे इसको और खेलेंगे। यहाँ पे देखो, इसका नाम लिखना हो तो भाई ये एक ही चेन है ना, भीड़ भाड़ है ना, वीआईपी है, गिनती 1 2 3 हो जाएगी, नहीं तो 1 2 3 हो जाएगी। 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 नंबर पे गलत है, 1 नंबर पे मिल रहा है, तो सही है। इसका नाम लिखोगे, भीड़ भाड़ का नाम, तो भीड़ भाड़ है ये नहीं है। कार्बन चेन का नाम 3 के लिए क्या आता है, क्रॉप आता है। फिर बंद का नाम आता है, तो बंद इसमें ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की औकात खत्म। अब ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन होता है। बंद का नाम लिख दिया। इसके बाद इसका वीआईपी का नाम आता है, वीआईपी है ये नहीं है। चेन का नाम और बंद का नाम, इसका नाम हो गया, क्योंकि भीड़ भाड़ था नहीं, वीआईपी था नहीं। प्रोप प्लस आइन, इसको हमने जोड़ दिया, तो प्रो पॉ, और पॉ में आ जोड़ोगे तो पा और ई और नौ, तो हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्योंकि 1 नंबर पे ये बंद था, तो 1 नंबर लिखो, चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 पे 3 पे होता तो लिखते 2 पे 2 आइन, या फिर 2 प्रोपाइन, या फिर 3 प्रोपाइन, ऐसा लिखते, वो आगे आएगा और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सवालों को बना लेना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोहरा लेना, वीडियो को 2 बार से 3 बार 4 बार देख लेना। अगर तुम्हें ट्रिक ना समझ में आ रहा हो, तो उम्मीद करता हूँ पहली बार वही समझ में आ गया होगा, फिर भी रिवाइज कर लेना। और नोट्स में अगर तुमने लिखा होगा कॉपी में, और तुमने जितना मैंने सवाल यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे तुमसे कराया है, जो चीजें तुमको समझाने की कोशिश की हैं, अगर उसको पकड़ के चले होगे, अगर तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेटेड होगा, अगर तुमने कंसंट्रेट किया होगा, फालतू की बातें नहीं सोच रहे होगे, वाकई में केवल पढ़ रहे होगे, तो ये 1-1.25 घंटे की जो भी वीडियो है, इतनी देर में IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत कुछ सीख लिया होगा तुमने, और आगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है, जरा सा कमेंट करके बता देना कि आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट करना। उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। ये चूंकि पहले वो नोट्स रखो अपने सामने, जब मैं कहता हूं कि नोट्स में देखो ये भीड़ भाड़ के साथ ये जोड़ना है, जब मैं कहता हूं नोट्स में देखो पहले क्या करना है, कार्बन की चेन ढूंढनी है, फिर उसके बाद लंबी चेन, फिर भीड़ भाड़, फिर वीआईपी, तो उसमें देखते रहोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार मेरी बात सुनोगे, बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप मास्टर। तो बस मैं आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए और थोड़ा सा बताइए कि आपको मजा आया कि नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।